हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए आपका चैप्टर जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखो तो ये 4th चैप्टर है, और अगर आप जो कुमार मित्तर पढ़ते हैं उसके हिसाब से 7th चैप्टर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने विद्युत धारा तक पहले पढ़ लिया था, तो ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। विद्युत धारा जो आपका बचा हुआ है उसको हम बाद में ख़त्म करेंगे लॉकडाउन खोलने के बाद। तो गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर 4 है आपका। अब इस चैप्टर को समझते हैं कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। तो ये दो टर्म जो आपका विद्युत और चुंबकत्व, देखो विद्युत क्या होती है आपका, ये लोगों को पता चल चुका था पहले ही, और चुंबक क्या होता है इसके बारे में भी लोगों को पता था। ठीक है, विद्युत और चुंबक इसके बारे में लोगों को लगभग 2000 साल पहले पता चल चुका था कि विद्युत क्या है और चुंबक क्या है। चुंबक के बारे में लोगों को पता था कि चुंबक जो है आपका एक पत्थर होता है कुछ अलग टाइप का, जो कि क्या करता है आपका चुंबकीय वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो विद्युत के बारे में लोगों को पता था, चुंबक के बारे में भी पता था, लेकिन क्या इनका आपस में भी कुछ रिलेशन है? विद्युत और चुंबक का आपस में भी कुछ रिलेशन है। इस चीज की जो खोज है आपका कि विद्युत और चुंबक का आपस में क्या रिलेशन है, ये बाई चांस हुई। बाई चांस लोगों को ये चीज पता चली कि विद्युत और चुंबक जो है इनका आपस में भी कुछ लेना देना है। कैसे पता चला? तो सन 1820 में एक प्रोफेसर थे ऑस्टेड, तो एक लेक्चर दे रहे थे ऐसे ही, वो एक्सपेरिमेंट कुछ करके। तो उन्होंने देखा कि एक अगर वायर था, ठीक है, उस वायर में से क्या हो रहा था, आपका करंट फ्लो हो रहा था, बैटरी वैटरी लगा करके बाकायदे उसमें करंट फ्लो हो रही थी। बाई चांस उस वायर के पास में एक कंपास डला हुआ था, एक कंपास डला हुआ था। कंपास क्या होता है आपका? कंपास एक चुंबक का बना हुआ। चुंबक की खोज देखो पहले हो चुकी थी, चुंबक एक पत्थर होता है, उस चुंबक की जो खोज पहले हो चुकी थी, लोगों को चुंबक के बारे में पता था। और उस चुंबक का क्या यूज है? उसका यूज जो एक मेन चुंबक का यूज था वो नाविक करते थे। नाविकों ने अपनी सुविधा के लिए, स्पेशली चाइनीज लोगों ने शुरुआत में बनाई थी। उन्होंने क्या किया था, एक चुंबक को, अब देखो आगे चीज़ें आपको आगे समझ में आएंगी कि पृथ्वी भी जो एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अगर आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा हो चुंबक के बारे में थोड़ा सा, तो अगर एक चुंबक को आप जो है ऐसे फ्रीली लटका दो, फ्रीली जो आप ऐसे किसी एक धागे से बांध कर छोड़ दो, तो वो जो चुंबक है आपका वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के रुकता है, उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के रुकता है। तो इस चीज़ का फायदा जो है लोगों ने लिया और चुंबक का यूज किया था कंपास बनाने में। ठीक है, तो ये होता है कंपास। कंपास मतलब क्या? कंपास का मतलब कुल मिलाकर के एक सुई थी चुंबक की बनी हुई, और इस सुई में क्या था आपका, चाहे ऐसे मान लो या फिर आप ऐसे भी मान सकते हो। ठीक है, दो किनारे कुल मिलाकर के। और इसकी खास बात क्या आपको समझ में आ रहा है कि चुंबक जो होता है हमेशा वो अपने आप कहाँ करके रुकता है, उत्तर दक्षिण दिशा में। तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के रुकता था। तो इस चीज़ का यूज जो नाविक है वो करते थे, किस चीज़ के लिए? दिशा पता लगाने के लिए, कि आप समुद्र वगैरह में जब जाते थे तो दिशा कैसे पता करें, किस दिशा में क्या है। तो उत्तर दक्षिण जो है उनको इससे पता चल जाता था, उस हिसाब से वो अपना चारों दिशाओं का पता लगा लेते थे। तो ये कंपास है। कंपास मतलब आप एक मान सकते हो क्या, चुंबक की सुई थी, चुंबकीय सुई थी। ये जो है बाई चांस इस तार के पास में पड़ी हुई थी। तो जब ये सुई, कंपास जो था आपका, वो इस तार के पास में पड़ा हुआ था, तो ये दिखा कि जैसे तार के पास में जब कंपास पड़ा हुआ है और जब तार में धारा बहने लगती है, तो ये जो सुई थी आपका, ये थोड़ा सा तार की तरफ मुड़ गई, तार की तरफ जो सुई है घूम गई। तो काफी आश्चर्य की बात थी, क्यों? क्योंकि ये चुंबक था और ये विद्युत धारा थी। तो विद्युत धारा अलग चीज थी, चुंबक अलग चीज थी, लेकिन इसमें विद्युत धारा बहने से इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा था, ये घूम गया थोड़ा सा, ये विक्षेपित हो रहा था। ठीक है, फिर जब धारा को बंद कर दिया गया तो
तो ये सीधा हो गया फिर से। फिर धारा को उल्टी दिशा में बहाया गया, इधर से ऐसे, तो ये ऐसे घूम गया, उल्टी तरफ घूम गया। तो ये क्या था? तब फिर यहाँ से एक आइडिया लगा कि कहीं ना कहीं आपका विद्युत धारा और चुंबकत्व जो है आपका, इनका भी आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। ठीक है, तो विद्युत धारा और चुंबकत्व का आपस में रिलेशन, जो मेन आपका एक्सपेरिमेंट जो पहला है जिसने विद्युत धारा और चुंबकत्व के बीच में संभावना बताई कि हाँ विद्युत धारा और चुंबकत्व के बीच में भी संबंध हो सकता है, वो एक्सपेरिमेंट कौन सा था? वो था ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम वैसे पढ़ते हैं जैसे हम समझ सकें इसको चीज़ों की, कि इससे असल में कंक्लूजन क्या निकलता है, जिससे हम आगे के चैप्टर जो समझ सकें। क्या कंक्लूजन निकलता है ये समझो आप। इसको एक्सपेरिमेंट वही था, उसको हम थोड़ा सा पीछे से थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। तो ऑस्टेड ने मान लो किया क्या कि तार था, इसमें से धारा बह रही थी। ठीक है, तो ऑस्टेड ने क्या किया, इस तार जिसमें से धारा बह रही है, अब आपको धारा का मतलब पता होना चाहिए। धारा का मतलब क्या होता है? एक तार में अगर धारा बह रही है इसका मतलब क्या है? अच्छा देखो, तार है, धारा नहीं बह रही, तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर आवेश नहीं है? आवेश है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह सब है, आवेश है। अब जब धारा बहती है इसके अंदर, तो धारा का पता है आपको कि धारा का मतलब होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है आपका, मुख्य रूप से मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो बहते हैं। तो धारा का मतलब क्या होता है? धारा का मतलब होता है कि एक चालक के अंदर आवेश, इलेक्ट्रॉन भी आवेश ही है, गति कर रहा है, रुका हुआ नहीं है। धारा नहीं है मतलब आवेश रुका हुआ है। और जब आपका तार है उसमें से धारा बह रही है, तो इसका सिंपल अगर मतलब समझो आप, तार में से धारा बह रही है, इसका सिंपल मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मतलब होता है आपका कि इस तार के अंदर आवेश गति कर रहा है, आवेश जो है चल रहा है। आवेश के प्रवाह की दर को आप धारा कहते हो। ठीक है, तो तार में धारा बह रही थी, फिर क्या किया उसने? उसके पास में रख दिया एक आवेश, एक क्यू आवेश सपोज उसने उसके पास में रख दिया। ठीक है, और वो चेक कर रहा था कि क्या ये इस पर कोई बल लगाता है। तो उसने देखा कि ये जो तार है, जब इसमें धारा बह रही है तो इस पर कोई बल नहीं लग रहा था। ठीक है, तार में धारा बह रही है, उसके पास में एक आवेश रख दिया, तो इस पर कोई भी बल नहीं लग रहा था। ठीक है, तो उसने कहा बल नहीं लग रहा, हटाओ, क्या फ़ायदा एक्सपेरिमेंट का, जब बल लग नहीं रहा कुछ तो हम क्या ही चीज़ स्टडी करेंगे। तो जब बल नहीं लग रहा था तो उसने क्या किया, उसको ऐसे धक्का मार दिया, हमने कहा हटाओ, जाओ यहाँ से। अब जब उसने हटाया इसको, तो हटाने से क्या हुआ? अब देखो, यहाँ से धक्का लगाया उसने तो इधर जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर जादू क्या हुआ कि ये जो ऐसे न जा करके ये आवेश जो है ऐसे जाने लगा, ऐसे न जा करके भाई धक्का यहाँ से लगाया गया, रखा था, उन्होंने कहा हटाओ जाओ, यहाँ से धक्का लगाया, लेकिन वो यहाँ न जा करके इस तरफ गया। तब उसने देखा कि ये क्या हुआ है, यहाँ से धक्का लगाया, उसको इधर जाना चाहिए, लेकिन इधर न जा करके ये इधर गया। तो जब इधर न जा करके इधर गया, आप ऐसा कब हो सकता है? सोचो कि आप एक कोई चीज़ है उस पर आप यहाँ से धक्का लगा रहे हो और वो ऐसे जा रही है, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब यहाँ से धक्का लगाओ, ठीक है, लेकिन अगर वो चीज़ ऐसे जा रही है, इसका मतलब कोई ना कोई एक धक्का जो है आपका यहाँ से भी लग रहा है, कोई ना कोई एक बल जो है यहाँ से भी लग रहा है, ऐसे भी लग रहा है, तभी तो वो आपका ऐसे जा रही है ना। तो इसका मतलब उसने कहा कि ये जो तार है ये रुके हुए आवेश पर तो बल नहीं लगा रहा, लेकिन जो ये तार है ये चलते हुए आवेश पर बल लगा रहा है। और जब बात आती है बिना कांटेक्ट के बल लगाने की, बिना छुए हुए बल लगाने की, तो आपने एक पढ़ चुका है, पहले भी एक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ मैं, कि जब भी नॉन कांटेक्ट फोर्सेज लगते हैं, बिना कांटेक्ट बिना टच किए फोर्सेज लगते हैं, तब कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है किसी न किसी फील्ड का, कोई ना कोई क्षेत्र बनता है यहाँ पर। जैसे आपको पता है कि पृथ्वी सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेती है, तो पृथ्वी से कोई ऐसे हाथ निकल के नहीं खींच लेता, आप छोड़ दो अपने आप खींच लेती है। तो बिना कांटेक्ट के, बिना इसको टच किए ही बल लगता है। वो बल आपको पता है कौन सा क्षेत्र लगाती है? गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। ऐसा आपने पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में कि दो आवेश रखे हैं, वो आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, पास करते हैं, दूर करते हैं, आकर्षित प्रदर्शित करते हैं, वो भी बिना कॉन्टैक्ट हुए। वहाँ पर भी आपका एक क्षेत्र बनता है, कौन सा? वैद्युत क्षेत्र बनता है वहाँ पर। तो सेम यहाँ पर भी उसने कहा कोई ना कोई क्षेत्र जरूर बन रहा है जो बिना टच किए हुए इसको इस पर बल लगा दे रहा है। अब कौन सा क्षेत्र बन रहा है? तो कायदे से देखा जाए तो क्या ये वैद्युत क्षेत्र बना रहा था, तार जो इस पर बल लगा रहा है? तो अगर सोचो ये वैद्युत क्षेत्र बना रहा होता अपने चारों तरफ तार, तो फिर वैद्युत क्षेत्र आपको पता है रखे हुए आवेश पर बल लगाता है, तो फिर बल लगता है इस पर।
लेकिन जब ये रखा हुआ तब इस पर बल नहीं लग रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कौन सा क्षेत्र है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। चुंबक भी अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है, ठीक है। चुंबक भी आपने देखा होगा, चुंबक जो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना लेता है। उस क्षेत्र में क्या होता है, आप जैसे लोहे की कोई पेन या कोई चुंबकीय पदार्थ है, पास में भी लाकर रख दो, खींच लेगा उसको दूर से ही, वो क्षेत्र कहलाता है उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। तो उसने कहा कि यार कोई चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, चलो पास में कंपास रख के देख लेते हैं। और जब कंपास रख के देखा पास में, तो कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा था। वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कंपास को जब पास में रखते हो तो इसके डिफ्लेक्ट होता है। धारा इधर है, ऐसे मुड़ जाता है उसका, इधर है धारा, इधर मुड़ जाता है, निकल मिला करके आपका जो है वो विक्षेपित होता है। और ये विक्षेपण बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि जब इसको चुंबक के पास में रख दो अगर कंपास को, तब भी इसी तरीके का विक्षेपण दिखाता है ये। जब आप कंपास को चुंबक के पास में रख देते हो तब भी विक्षेपण दिखाता है, और आप जब तार जिसमें से धारा बह रही है उसके पास रखते हो तभी उसी टाइप का विक्षेपण दिखाता है। यानी यहाँ से एक बात कंफर्म हो गई कि जो एक तार है जिसमें से धारा बह रही होती है, उस वो क्या बनाता है अपने चारों तरफ, वो तार अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑर्स्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंट था वो ये था जो आपने पहले पढ़ा कि जब ऑर्स्टेड ने एक धारावाही चालक तार के पास में एक कंपास को रखा, तो कंपास विक्षेपित होता है, और धारा की दिशा बदलने पर कंपास के विक्षेपित होने की दिशा भी बदल जाती है। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि एक धारावाही चालक तार अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, ठीक है। क्योंकि कंपास कहाँ विक्षेपित होता है, चुंबकीय क्षेत्र में। जब इसको चुंबक के पास रखा जाता है तभी विक्षेपित होता है ये। तो यहाँ से ऑर्स्टेड ने जो आपका एक्सपेरिमेंट था उसने आपका धारा और चुंबकत्व के बीच में एक रिलेशन बना दिया, ठीक है। अब असल में थोड़ा सा और अगर वर्ड को समझो आप, तो एक तार जिसमें से धारा बह रही है वो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। एक तार जिसमें से धारा बह रही है वो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। मतलब क्या, तार में धारा बह रही है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब चलता हुआ आवेश। तार में धारा बह रही है इसका मतलब क्या, चलता हुआ आवेश, गतिमान आवेश। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, इसका मतलब एक जो गतिमान आवेश है वो गतिमान आवेश अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। तभी जब गतिमान आवेश है इसके अंदर उसने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, और जब आपने दूसरा इसके पास आवेश रखा और वो भी जब गतिमान था तब उसने भी अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, और उन दोनों के चुंबकीय क्षेत्र का जब इंट्रैक्शन हुआ उसकी वजह से जो इस पर बल लगता है और ये दूर की तरफ जो है जाने लगता है। तो ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट जो आपका सिंपली कहें अगर हम, क्या क्या बताता है, तो जो फिनोमेना हुआ ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में कि आपका जब तार उसमें से धारा नहीं बह रही थी तो चुंबकीय क्षेत्र सुई जो आपने उसके पास में रखी उस पर कोई विक्षेप नहीं आ रहा था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। फिर जब आपने धारा बह रही है उसके पास में चुंबकीय सुई को रखा तो फिर वो डिफ्लेक्शन शो करता है, और अगर आप धारा की दिशा को पलट दो, धारा जो उल्टी दिशा में बहने लगे, तो फिर जो आपका विक्षेप जो ये उल्टी दिशा में प्रदर्शित करता है। तो मतलब क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो आप कि अगर एक धारावाही चालक है उसके पास में चुंबकीय सुई को रखो तो वो सुई जो है आपका विक्षेपित होती है, ठीक है। अब चुंबकीय सुई विक्षेपित कहाँ होती है, चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है चुंबकीय क्षेत्र में। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो धारावाही चालक है ये अपने चारों तरफ क्या बना रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है आपका जो धारावाही चालक है वो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब धारावाही चालक का मतलब क्या क्या स्पेशल है उसमें, स्पेशल उसमें यही है कि धारावाही चालक है यानी कि आवेश जो है उसमें वो बह रहा है, गतिमान है, उसके अंदर आवेश चल रहा है। क्योंकि धारा आपने पढ़ा हुआ है, आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, यानी कि आवेश उसमें जो है एक दिशा में चल रहा होता है। तो धारावाही चालक का मतलब आपका क्या है कि आवेश उसमें चल रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र बना कौन रहा है, इसके अंदर जो आवेश चल रहा है, जो गतिमान आवेश है, वो अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। यानी कि आपने ये देख लिया कि अगर एक तार है तो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, यानी कि एक चलता हुआ आवेश अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, ठीक है। तो जब एक चलता हुआ आवेश अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है तो यानी कि अगर समझो दो ऐसी चीजें हों जो दोनों चुंबकीय क्षेत्र बना रही हों तो फिर क्या होगा, वो एक दूसरे पर
बल लगाएंगी। जैसे आपने देखा होगा, हालांकि इस सब चीज़ों के बारे में बात इसलिए अभी नहीं कर रहे क्योंकि आपका आगे ये सब आएगा अभी, कि जैसे आप दो चुंबक देखते हो, अगर दो चुंबक आपका रखे हुए हैं तो आपको पता है ये भी चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, ठीक है। सारे चुंबक अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। तो जब ये भी चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, ये भी बना रहा है, तो आपको पता है कि चुंबक चुंबक को पास में रख दो तो एक दूसरे को खींच लेते हैं या फिर एक दूसरे को दूर कर देते हैं, आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। तो अगर दो पदार्थ हैं, दोनों एक जैसे क्षेत्र बना रहे हैं, तो फिर एक दूसरे पर वो बल लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि सपोज एक चुंबकीय क्षेत्र है पहले से, वो किसने भी बना रखा हो, एक तार ने बनाया हो, चुंबक ने बनाया हो, उससे मतलब नहीं है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर एक आवेश गति करता है, आवेश गति करता है, और आपको पता है कि गति करता हुआ आवेश क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। आपने पीछे पढ़ा कि ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में कि जब एक आवेश गति करता है तो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसका मतलब एक पहले से चुंबकीय क्षेत्र है और एक आवेश जो गति करता हुआ आ रहा है, तो जब आवेश गति करता हुआ आ रहा है तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यानी कि क्या होगा, इस पर जो है बल लगेगा, ठीक है। जब आपका दो ऐसे आपका पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं जो एक जैसी फील्ड बना रहे हैं, दोनों चुंबकीय क्षेत्र बना रहे हैं, दोनों वैद्युत क्षेत्र बना रहे हैं, तो फिर क्या होता है, फिर उन क्षेत्रों के बीच में जो आपस में आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। वही यहाँ पर होगा, आपका पहले से एक चुंबकीय क्षेत्र है, तो जो पहले से एक चुंबकीय क्षेत्र है उसमें अगर आप एक आवेश को चला दो, आपको पता है चलता हुआ आवेश भी एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, ठीक है। हालांकि हम यहाँ पर जो आवेश चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसने कितनी बनाई उससे हमें मतलब नहीं। यहाँ पर हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि एक चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें एक आवेश जो है चल रहा है, तो उस चलते हुए आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र कितना बल लगाएगा वो जो है हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसका क्या फॉर्मूला होता है समझते हैं, ठीक है। याद रखो, चुंबकीय क्षेत्र रखे हुए आवेश पर बल नहीं लगाती, चुंबकीय क्षेत्र चलते हुए आवेश पर लगाती है। क्यों? क्योंकि रखा हुआ आवेश क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाता, रखा हुआ आवेश वैद्युत क्षेत्र बनाता है, और जब वो वैद्युत क्षेत्र बनाता है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का आपस में लेना देना नहीं है यहाँ पर। तो बल कब लगेगा, जब ये भी चल रहा हो, जब ये भी चुंबकीय क्षेत्र बना रहा हो, तब दोनों की चुंबकीय क्षेत्र जो है आपस में आकर्षण या प्रतिकर्षण करेंगी। तो हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल बी से। हम निकालने की कोशिश क्या कर रहे हैं हम, कि एक आवेश Q, एक आवेश कितना है Q, v वेग से थीटा कोण पर, मान लो चुंबकीय क्षेत्र कितने कोण पर चल रहा है, थीटा कोण पर, थीटा कोण पर B चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, B चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, B चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस पर बल लगाएगी, वो बल कितना लगाती है उसका हमें फार्मूला देखना है, ठीक है। किस किस चीज पर डिपेंड करता है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर लगाया गया बल, आवेश पर लगाया गया बल किस किस चीज पर निर्भर करता है वो देखो आप, वो निर्भर करता है आपका पहला नंबर आवेश पे, बल जो है आपका वो पहला नंबर निर्भर करता है किस पर, आवेश पर, ठीक है। बल किस किस चीज पर निर्भर करता है, आवेश का नोट कर लो, उसके बाद मैं रब किए दे रहा हूं। बल जो आपका चुंबकीय क्षेत्र इस पर लगा रही है वो पहला नंबर निर्भर करता है किस पर, आवेश पर। बल जो है आपका आवेश के समानुपाती होता है, आवेश के समानुपाती होता है। F समानुपाते Q, यानी कि जितना ज्यादा आप आवेश आएगा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, जितना ज्यादा आवेश आएगा चुंबकीय क्षेत्र उस पर उतना ही ज्यादा बल लगाती है। चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें एक छोटा सा आवेश आता है 1 कूलम, कम बल लगेगा, 10 कूलम आएगा और ज्यादा बल लगेगा, 20 कूलम आएगा और ज्यादा बल लगेगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में जितना बड़ा आवेश आएगा वो आवेश जो है
उस पर उतना ही ज़्यादा बल लगेगा। तो जो बल है आपका वो पहला नंबर क्या होता है, आवेश के समानुपाती होता है। दूसरा नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र है के समानुपाती होता है, एफ प्रोपोर्शनल बी। ठीक है, यानी कि आप जितनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगी उसमें आप लाओगे आवेश को तो उतने ज्यादा वो बल लगाएगी। कम चुंबकीय क्षेत्र में लाओगे कम बल लगेगा, ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र में लाओगे ज्यादा बल लगेगा। ठीक है, तो पहला नंबर, जितना बड़ा आवेश लाओगे उतना ज्यादा बल लगेगा। दूसरा नंबर, जितनी बड़ी चुंबकीय क्षेत्र में लाओगे उतना ज्यादा बल लगेगा। और तीसरा जो है निर्भर करता है, वो निर्भर करता है आवेश के वेग के लंबवत घटक पर। अब आपको पता है कि जब ये v है और ये थीटा है, तो आप ये वेक्टर में पहले पढ़ चुके हो कि इस v के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक इधर होगा v cos थीटा और दूसरा इसके लंबवत होगा v sin थीटा। जिधर कोण बनता है उधर cos होता है और दूसरा वाला लंबवत जो है v sin होता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक है जो v sin थीटा, बल उस पर निर्भर करता है, v cos थीटा पर निर्भर नहीं करता। तो जो आवेश लगने वाला बल है वो तीसरे नंबर डिपेंड करता है किस पर, v sin थीटा। ठीक है, तो जो v चुंबकीय क्षेत्र इस q आवेश पर बल लगा रही है किस चीज पर निर्भर कर रहा है, पहला आवेश पर निर्भर कर रहा है, जितना ज्यादा आवेश आप चुंबकीय क्षेत्र में लाओगे। दूसरा, जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र में लाओगे उतना ज्यादा बल लगाएगी वो। और तीसरा जो निर्भर करता है वो निर्भर करता है आवेश का जो वेग है उसके लंबवत घटक पर, v sin थीटा पर। समीकरण 1, 2, 3 अगर आप देखो तीनों समानुपाती हैं, यानी F इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू बी वी sin थीटा। अब आपको पता है जब समानुपाती हटाते हो कोई ना कोई नितांक आता है, नितांक यहाँ पर आता है 1, तो आपको F इक्वल क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो ऐसे क्यू वी बी sin थीटा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है किसका, कि अगर एक q आवेश v वेग से थीटा कोण पर b चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, q आवेश v वेग से थीटा कोण पर b चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उस पर लगने वाला बल जो है कितना होगा वो आप किस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, F इक्वल क्यू वी बी sin थीटा से। यानी कि आपको दे देता है कोई कि एक इतने कूलाम आवेश है, इतने वेग से इतनी चुंबकीय क्षेत्र में इतने कोण पर प्रवेश कर रहा है, तो उस पर कितना बल लगेगा बताओ, तो आप जो इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो F इक्वल क्यू वी बी sin थीटा से। ठीक है, और अगर आपको एक चीज़ पता हो, थोड़ा सा वेक्टर में अगर हम जाएं तो A क्रॉस B होता है आपका ए बी sin थीटा, है ना, A क्रॉस B होता है ए बी sin थीटा। दो वेक्टर है तो यहाँ पर V और B आपके दोनों वेक्टर हैं, सदिश राशियाँ हैं, तो आपका वी बी sin थीटा की जगह आप सदिश रूप में अगर लिखो इसको, सदिश रूप में हो जाएगा आपका F वेक्टर, यानी ये भी सदिश है, Q जो है आपका उद्देश्य उससे मतलब नहीं है, और ए बी sin थीटा की जगह हो जाएगा क्या, A क्रॉस B। ये फार्मूला हो गया आपका क्या, तो ये फार्मूला हो गया कि अगर आपका एक q आवेश v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर गति कर रहा है तो उस पर कितना बल लगेगा, अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हो F इक्वल क्यू वी बी sin थीटा से। अब अगर आपको निकालना हो कि बल लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आपको ये निकालना हो कि बल किस दिशा में लग रहा है, ठीक है, आपका b चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से चल रहा था आवेश, तो बल लग रहा है, अब किस दिशा में लग रहा है आपको वो निकालना हो तो कैसे निकालते हो आप, देखो आप उसको, कुछ आपका पहले कुछ आपका चिन्ह बने होते हैं, उनका मतलब समझ लो, हो सकता है आपका कहीं पर ऐसे बना हो, b के साथ में आपका ऐसे बना हो। इसका मतलब क्या होता है, जिस चीज में भी ऐसे बना होता है, आपका डॉट करके बना होता है, उसका मतलब वो चीज की दिशा कहाँ है, तल से लंबवत बाहर की तरफ, तल से लंबवत बाहर की तरफ। और अगर कहीं क्रॉस बना हुआ वैसे, तो इसका मतलब वो जिस भी
आपका राशि की दिशा बता रहा है। क्रॉस मतलब बना है, इसका मतलब वो कहाँ है भाई, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। अब इसमें आप अंदर की तरफ तो बना नहीं सकते क्योंकि आपका 2 डायमेंशनल है बोर्ड, तो अंदर की तरफ दिखाने के लिए कैसे दिखाते हो आप, क्रॉस बना देते हो, और बाहर की तरफ दिखाने के लिए क्या बना देते हो आप, डॉट बना देते हो। ठीक है, ये क्या आपका तल से लंबवत बाहर के लिए डॉट बना देते हैं, लंबवत बाहर, और क्रॉस का मतलब होता है तल से लंबवत अंदर। ठीक है, अब देखो आप आगे की चीजें। तो अब बल की दिशा निकाल रहे थे, तो बल की दिशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। ठीक है, दाएं हाथ के नियम बिल्कुल सिंपल से नियम है, कोई कभी आपसे पूछेगा नहीं लिखने को, लेकिन आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की जो चीजें आपका इस पर ही डिपेंड करती हैं। तो कैसे निकालते हैं हम दिशा, तो सपोज आपका बी इधर है और वी इधर है। ठीक है, और आपको बताना है कि वी मतलब इधर गति कर रहा है आवेश, और चुंबकीय क्षेत्र जो इधर है, तो बल कहाँ लगेगा। तो आप क्या करना होता है, आपको दाएं हाथ की जो अंगुलियां हैं उनको पहले वी की तरफ रखना है और वी से बी की तरफ मोड़ना है, वी की तरफ रखना है और वी से बी की तरफ मोड़ना है। तो जब वी से बी की तरफ मोड़ रहे हो, फिर देखो आप अंगूठे की दिशा कहाँ है, तो जो अंगूठे की दिशा होगी वो होगी बल की दिशा। जैसे आप देखो वी से बी की तरफ मोड़ रहे हो, अंगूठा कहाँ है, बाहर की तरफ, यानी कि बल कहाँ लगेगा इस पर, बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ दिखाने के लिए क्या यूज कर देते हो आप, ऐसे डॉट लगा देते हो, यानी कि बल आपका जो लग रहा होगा उसकी दिशा कहाँ होगी, बाहर की तरफ। बल कहाँ लग रहा हो आपका, बाहर की तरफ। समझ रहे हो, आपको क्या करना है, दाएं हाथ का इस प्रकार फैलाना है कि अंगुलियां जो है वो वी से बी की तरफ घूम रही हों, वी से बी की तरफ रोटेट कर रही हों। तो जब अंगुलियां आपकी जो वी से बी की तरफ घूम रही होंगी, उस समय जो आपका थंब की अंगूठी की जो दिशा होगी वो बताएगी आपका बल की दिशा। ठीक है, और जैसे एक एग्जांपल लिखते समझ में आ जाएगा। सपोज आपका वी इधर है, मान लो वी मान लो इधर है, और बी इधर है, इधर की तरफ गति कर रहा है, बी इधर है। आपको बताना है कि जो क्यू आवेश इधर की तरफ गति कर रहा है उस पर बल कहाँ लगेगा, इस पर कहाँ लगेगा, आपको समझ में आ रहा है ना। वी से बी की तरफ घुमाया तो बल कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ, है ना। अब यहाँ पर जैसे, तो आप देखो वी से बी की तरफ घुमाना है, तो वी पे करो फिर बी की तरफ घुमाओ, तो वी पे करके बी की तरफ घुमाओगे दाएं हाथ को, तो अंगूठा कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ। इसका मतलब यहाँ पर बल किधर लग रहा है, अंदर की तरफ। ठीक है, बल कहाँ है, अंदर है। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज आपका ये है बी, क्रॉस बी का मतलब आपका क्या मतलब है, बल कहाँ है आपका, सॉरी बी क्रॉस है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है आपका, अंदर की तरफ। ठीक है, और वी सपोज इधर है, वी मान लो इधर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है और वी जो है इधर है। आपको निकालना है बल कहाँ लगेगा, तो आपको उंगलियां पहले कहाँ करनी है, वी से, फिर घुमानी कहाँ, बी की तरफ। तो बी कहाँ है इस बार, अंदर, बी कहाँ है इस बार, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ है, तो बी कहाँ है इस बार, अंदर की तरफ। तो अंगूठा कहाँ आ रहा है, देखो ऊपर की तरफ, यानी बल कहाँ लगेगा आपका, ऊपर की तरफ। बल कहाँ लग रहा है आपका, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप दाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हो कि अगर बी चुंबकीय क्षेत्र में वी वेग से कोई कण गतिमान है आपका आवेशित कण, तो उस पर बल कितना लगता है, एफ इक्वल क्यू बी साइन थीटा, और किस दिशा में लगता है वो आप दाएं हाथ के नियम से जो है निकाल सकते हो। आपको उंगलियां पहले बी की तरफ रखनी है, फिर ऐसे रखनी है कि आप उनको बी की तरफ घुमा सको। जब उनको बी की तरफ घुमा लोगे आप, तो फिर आपका जो है जिस दिशा में अंगूठा होगा वो आपका बल की दिशा होगी। ठीक है, एफ इक्वल क्यू बी साइन थीटा, आपको फार्मूला याद रखना है। अगर कभी देखिए एक आवेश इतने चुंबकीय क्षेत्र में इतने वेग से इतने कोण पर गति कर रहा है, उस पर कितना बल लगेगा, तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। बस एक चीज, जो आप पे गति की दिशा निकली है, ये गति की दिशा केवल धनावेश के लिए मानना है। ये जो आपका दिशा निकाल रहे हो किसके लिए निकाल रहे हो, सारे धनावेश गति कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में, ये मान करके चल रहे हैं। अगर आप मानो ऋणावेश गति कर रहे होते तो क्या होता, तो फिर कैसे दिशा निकालते, तो निकालते इसी नियम से है। बस अगर ऋणावेश दे रखा है तो जो बल की दिशा होगी वो इस वाली दिशा की जस्ट उल्टी होगी। जैसे सब धनावेश के लिए निकाला है हमने, तो धनावेश के लिए आपका आया बाहर। अगर कह देता है कि ऋणावेश गति कर रहा है, तो फिर इसका मतलब कहाँ थी दिशा, अंदर। आप ऐसे ही निकाल लो, बस उल्टा कर दो उसका बाद में ऋणावेश के लिए। जैसे यहाँ पर आपका बल कहाँ आ रहा है, अंदर। अगर समझो ऋणावेश के लिए कह देता तो फिर बल कहाँ आता, बाहर। यहाँ पर बल कहाँ आ रहा है, ऊपर। अगर ऋणावेश दिया होता तो फिर बल कहाँ आता, नीचे। आप निकाल लो इसी से, आपको दूसरा नियम समझने की जरूरत नहीं है। दाएं हाथ के नियम से आप बल की दिशा निकाल लो और उसके बाद उसका जस्ट उल्टा कर दो, तो आप ऋणावेश के लिए भी दिशा निकाल सकते हो।
ठीक है, थैंक यू।